नमस्कार दोस्तों, राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। मैं के.आर. जाखड़ स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल रीजनिंग बाय के.आर. जाखड़ में। सबसे पहले जो व्यक्ति ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो पीछे के वीडियोस प्लेलिस्ट में रीजनिंग फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसे खोलकर पीछे के वीडियोस देख सकते हैं। अन्यथा राइट कॉर्नर पर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आपको आई का साइन दिखाई देगा, उसे क्लिक करके भी पीछे के वीडियोस देख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, सभी दोस्तों के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज हमारे डायरेक्शन टेस्ट दिशा व दूरी का भाग 3 यानी अंतिम भाग, जिसमें हम बात करने वाले हैं परछाई संबंधित प्रश्न और रेल और धुआं संबंधित प्रश्न, जिनमें किस प्रकार की समस्याएं होती है, कौन कौन सी चीजें हमें उलझन में डाल सकती है, उन चीजों को कैसे सुलझाया जा सकता है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, बात करते हैं परछाई संबंधी क्वेश्चंस की। परछाई संबंधी क्वेश्चंस की बात करते समय दोस्तों हमेशा एक बात का ध्यान रखना, और वो मुख्य चीजें आपके सामने यहाँ नोट की गई है, इन चीजों का हमेशा हमें ध्यान रखना है। इनको हम सोल्व करेंगे, देखेंगे किस प्रकार से ये स्थितियां बनती है। लेकिन दोस्तों, मुख्य रूप से ध्यान रखने योग्य दो बातें हैं, और वो दो बातें कौन सी है कि जब कभी भी यदि किसी व्यक्ति की परछाई उसके दाएं या बाएं पड़ती है, जब कभी भी किसी व्यक्ति की परछाई उसके दाएं या बाएं पड़ती है, तो हमेशा यह निश्चित होता है कि या तो उस व्यक्ति का मुख उत्तर दिशा में होगा या उस व्यक्ति का मुख दक्षिण दिशा में होगा। दोस्तों, हमने क्या चर्चा करी है कि जब कभी भी किसी व्यक्ति की परछाई उसके दाएं या बाएं पड़ती है तो उस व्यक्ति का मुख या तो उत्तर दिशा में होगा या दक्षिण दिशा में होगा। आप देख सकते हैं उत्तर और दक्षिण की जितनी भी स्थितियां हैं उनमें परछाई बाएं या दाएं पड़ रही है, चाहे सूर्य पूर्व में हो चाहे पश्चिम में। जब जब भी उसकी परछाई दाएं और बाएं पड़ेगी तो उसका मुख या तो उत्तर में होगा या दक्षिण में, पहली चीज। दूसरी चीज, यदि किसी व्यक्ति का मुख सूर्य के सामने हो तो परछाई पीछे, जबकि व्यक्ति का मुख यदि सूर्य के विपरीत हो यानी सूर्य की तरफ पीठ करके खड़ा हो तो परछाई ठीक सामने की ओर पड़ती है। कहने का मतलब क्या है, दो बातें जो हमें ध्यान रखनी है वो इंपॉर्टेंट क्या है। पहली बात कि जब भी व्यक्ति की परछाई बाएं या दाएं पड़ेगी तो उस व्यक्ति का मुख उत्तर या दक्षिण में ही होगा, पूर्व या पश्चिम में नहीं हो सकता। दूसरी बात, जब भी व्यक्ति की परछाई उसके ठीक सामने या उसके पीछे की ओर पड़ेगी तो उस व्यक्ति का मुख या तो पूर्व में होगा या पश्चिम में होगा। तो दोस्तों, सीधी सी एक बात हमें समझ में आती है कि जब भी परछाई के क्वेश्चन हमारे सामने होंगे और उसमें 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से 2 ऑप्शन हम सीधे सीधे हटा सकते हैं। कैसे हटा सकते हैं कि जब परछाई दाएं या बाएं आएगी तो केवल उत्तर या दक्षिण में से आंसर हो सकता है, और यदि परछाई सामने या पीछे की ओर आएगी तो परछाई सामने या पीछे की ओर आएगी तो उत्तर और दक्षिण को हम हटा सकते हैं, क्योंकि केवल पूर्व या पश्चिम में मुख होगा तो ही व्यक्ति की परछाई सामने या पीछे आएगी। जैसे मैं बात करूं कि मेरे सामने की ओर सूर्य है, मैं सूर्य के सामने देख रहा हूं तो परछाई कहां जाएगी, मेरे बिल्कुल पीछे की ओर। और यदि मैं सूर्य के विपरीत दिशा में मुख करके खड़ा हो गया तो परछाई कहां जाएगी, मेरे सामने की ओर। कहां जाएगी, सामने की ओर। तो ये 4 ही स्थितियां होती है परछाई की, दाएं, बाएं, आगे या पीछे। आगे का मतलब ठीक सामने या ठीक पीछे की ओर। तो दोस्तों, ये बात उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। बात करते हैं आगे, इनका हम सॉल्यूशन देखते हैं। ये चीज सबको पता है, ये बहुत सिंपल चीज है। सामने मुख होगा तो परछाई पीछे और विपरीत में मुख होगा तो परछाई सामने पड़ेगी। लेकिन उत्तर और दक्षिण में मुख होने पर पूर्व या पश्चिम यदि सूर्य की स्थिति हो तो किस स्थिति में किस प्रकार बाएं और दाएं पड़ती है परछाई, उसकी बात करते हैं। दोस्तों, बात करते हैं जब सुबह का समय हो तो सूर्य पूर्व दिशा में होगा, बिल्कुल। यहां कोई व्यक्ति यदि खड़ा है, कोई भी व्यक्ति यहां खड़ा है तो परछाई तो पश्चिम में ही पड़ेगी। ये तो सीधी सी बात है कि सुबह का समय होगा तो परछाई तो पश्चिम में पड़ेगी, लेकिन ये इस व्यक्ति के दाएं होगी या बाएं, उस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना है। दोस्तों, अभी यदि हम हमारे हिसाब से इसको देखते हैं
यदि यहाँ हम खड़े हैं तो ये परछाई हमारे बाईं ओर पड़ रही है। कहाँ पड़ रही है? बाईं ओर पड़ रही है। जब व्यक्ति का मुख उत्तर दिशा में हो और सूर्य की स्थिति क्या हो? पूर्व में, यानी सुबह का समय हो, तो परछाई बाएं पड़ती है। एक बात का विशेष तौर पे ध्यान रखना दोस्तों, जब भी व्यक्ति का मुख उत्तर दिशा में होगा वो ठीक आप ही की तरह बिहेव करेगा। बिहेव करने का मतलब, यदि उत्तर दिशा में किसी व्यक्ति का मुख है तो आपका बायां ही उसके लिए बायां होगा, आपका दायां ही उसके लिए दायां होगा। इसके लिए करना क्या है, हमें डिसाइड कैसे करना है कि व्यक्ति का मुख उत्तर में है या दक्षिण में, उस बात पे बिल्कुल सिंपल तरीके से चर्चा करते हैं दोस्तों। उत्तर दिशा में मुख करके खड़ा व्यक्ति हमारी तरह बिहेव करता है, जबकि दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा व्यक्ति दर्पण में दिखने वाले प्रतिबिंब की तरह बिहेव करता है। दर्पण में दिखने वाला प्रतिबिंब मतलब, रोज हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं और दर्पण के सामने जब भी हम खड़े होते हैं तो देखते हैं कि हमारा जो बायां है वो दर्पण में जो प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है उसका दायां होता है, और हमारा जो दायां होता है वो उसका बायां होता है। उम्मीद है दोस्तों ये बात आपको थोड़ा सा इजी वे में समझ में आ चुकी होगी। तो दोस्तों बात करते हैं आगे की। चलो, यहाँ एक सिंपल सा क्वेश्चन होता कि सुबह के समय एक व्यक्ति की परछाई उसके बाईं ओर पड़ती है। कहाँ पड़ती है? बाईं ओर पड़ती है। तो बताइए उस व्यक्ति का मुख किस दिशा में है? तो दोस्तों हमें पता है ये व्यक्ति है, मुख हमें नहीं पता, लेकिन परछाई तो इसके पश्चिम में पड़ेगी। अब इसको बायां बनाना है तो दोस्तों आप खुद यहाँ खड़े होके एक बार देखिए। खड़े होके देखने का मतलब, अपने आप को यहाँ अजूम किया। अजूम करने पर हमें पता चला कि ये जो परछाई है इसको क्या बनाना है? इसको बाएं बनाना है। और ये बाएं कब होगा? ये परछाई बाएं कब होगी? जब ये हमारे ही दिशा में खड़ा होगा। और हम हमेशा किस दिशा में खड़े होते हैं? उत्तर दिशा में। क्वेश्चन के लिए हम किस दिशा में खड़े होते हैं? हमेशा उत्तर दिशा में। तो ये व्यक्ति कौन सी दिशा में मुख करके खड़ा है? उत्तर दिशा में। जबकि यदि परछाई को दायां बनाना होता, क्या बनाना होता? परछाई को दायां बनाना होता तो उस व्यक्ति का मुख कौन सी दिशा में पाया जाता? दक्षिण में। क्योंकि यहां यदि हम खड़े होके देखते हैं, और खड़े होके देखने का मतलब यही है दोस्तों, दोनों तरफ दोनों उंगलियां हमने रखी, और उंगलियां जब हमने रखी तो दोस्तों हमें पता चला कि ये उंगली हमारे बाईं ओर है। और यदि ये बाएं ही बता रहा है तो हमारा जहां मुख होगा वही मुख क्वेश्चन में जो व्यक्ति है उसका होगा। लेकिन यदि इसको दायां बनाना है, जबकि ये हमारा बायां है, इसका मतलब सामने की ओर से मुख करके कोई व्यक्ति खड़ा है, तभी हमारा जो बायां हाथ है वो उसका दायां होगा, और हमारा जो दायां होगा वो उसका बायां होगा। तो दोस्तों उस व्यक्ति का मुख कौन सी दिशा में हो जाएगा? दक्षिण दिशा में हो जाएगा। कौन सी दिशा में हो जाएगा? दक्षिण दिशा में हो जाएगा। अब यदि उसी प्रकार एक बार थोड़ा सा हम रब करते हैं, ये दोनों चीजें आपको समझ में आई होगी। जब सूर्य की स्थिति पूर्व में हो तो उत्तर में यदि मुख करके व्यक्ति खड़ा है तो उसका बायां ही हमारा बायां होगा, परछाई बाएं पड़ेगी। दक्षिण में मुख करके खड़ा है तो परछाई दाएं पड़ेगी। यही स्थिति यदि शाम की हो तो सूर्य पश्चिम में होगा, कोई व्यक्ति यहां खड़ा है तो परछाई तो पूर्व में पड़ेगी। अब दोस्तों एक सिंपल सा क्वेश्चन, यदि परछाई उसके बाएं है, परछाई उसके बाएं है, तो दोस्तों बताओ व्यक्ति का मुख कहां होगा? अब हमें पता है कि इसके दोनों तरफ उंगली रखी तो हमारा ये क्या है? दाएं। यदि ये क्वेश्चन भी दाएं का होता तो सीधा सा इस व्यक्ति का मुख हमारी तरफ ऊपर की तरफ होता, लेकिन इस व्यक्ति का मुख कहां करना होगा? नीचे, यानी दक्षिण में। क्यों? क्योंकि ये परछाई हमारे तो दाईं ओर है, लेकिन क्वेश्चन कहना चाहता है कहां पड़नी चाहिए परछाई? उस व्यक्ति के बाईं ओर पड़नी चाहिए, और समय कब का है? शाम का समय है। तो दोस्तों ये परछाई बाएं कब होगी? जब इस व्यक्ति का मुख कहां होगा? दक्षिण दिशा में होगा। कहां होगा? दक्षिण दिशा में। क्यों? जब भी हमारे से यदि उल्टी परछाई पड़ती है, हमारा जो दायां है वही इसका दायां है, तो व्यक्ति का मुख हमारी तरह ऊपर की तरफ होगा। लेकिन यदि हमारा दायां है और परछाई बाएं है, यानी हमसे उल्टी परछाई पड़ती है, जब भी, चाहे समय सुबह का हो चाहे शाम का, यदि हमारे से उल्टी परछाई पड़ती है तो उस व्यक्ति का मुख कहां होगा? दक्षिण दिशा की ओर। कहां होगा? दक्षिण दिशा की ओर। उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी। अब दोस्तों क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, हमें कंफ्यूज थोड़ा सा अलग तरीके से कंफ्यूजिंग क्वेश्चन दे दिया जाता है। उस क्वेश्चन को हमें किस प्रकार से सोल्व करना है उसके बारे में दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं। चलो दोस्तों वर्बली में आपको एक क्वेश्चन बोलता हूं।
वर्बली मतलब मौखिक रूप से। एक व्यक्ति है जो अपने घर से खेत की ओर जा रहा है, एक व्यक्ति अपने घर से खेत की ओर जा रहा है, उसके सामने से उसके पिताजी आ रहे हैं। एक व्यक्ति अपने घर से खेत की ओर जा रहा है और उसके सामने से उसके पिताजी आ रहे हैं। यदि समय सुबह का हो तथा उसके पिताजी की परछाई उस व्यक्ति के ठीक सामने, उसके पिताजी की परछाई उस व्यक्ति के ठीक सामने हो, तो बताइए दोस्तों, उस व्यक्ति के ठीक सामने उसके पिताजी की परछाई हो, तो बताइए दोस्तों, उसका खेत उसके घर से किस दिशा में स्थित है? तो सीधी सी बात है दोस्तों, सामने की ओर परछाई कब होगी? सामने की ओर परछाई कब होगी? जब व्यक्ति का मुख सूर्य के विपरीत होगा। क्यों? क्योंकि समय कब का है? सुबह का। तो सामने की ओर जब परछाई पड़ती है वो कब पड़ती है? जब व्यक्ति का मुख सूर्य के विपरीत होता है, तो सूर्य के विपरीत हो जाएगा। यदि यही क्वेश्चन होता कि उसके पिताजी की परछाई उस व्यक्ति के दाएं पड़ती है, उस व्यक्ति के कहां पड़ती है? दाएं पड़ती है, तो दोस्तों चाहे परछाई उस व्यक्ति की हो, चाहे उसके पिता की हो, चाहे उसके पास से गुजर रहे किसी एरोप्लेन की हो, चाहे उसके पास से गुजर रही किसी बस की हो, किसी भी प्रकार के साधन की परछाई हो, चाहे उस व्यक्ति की परछाई हो, चाहे सामने से आ रहे व्यक्ति की परछाई हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें इतना ध्यान रखना है कि परछाई दाएं पड़ रही है, बाएं पड़ रही है, सामने पड़ रही है या पीछे की ओर पड़ रही है। उम्मीद है दोस्तों कि परछाई संबंधित यदि कोई क्वेश्चन होगा वो आप आसानी से कर लेंगे, और इतना मुझे बिल्कुल यकीन है कि आप लोग ऐसे क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। उम्मीद है दोस्तों ये बात आपको समझ में आई होगी, और ये बात समझ में आई तो दोस्तों अब हम चलने वाले हैं रेल और धुआं संबंधित क्वेश्चन, और उन पे विशेष तौर पे हम काफी सारी चर्चाएं करने वाले हैं, और एक भी क्वेश्चन गलत ना हो इस स्ट्रेटजी से हम पढ़ने वाले हैं। चलो दोस्तों बात करते हैं रेल और धुआं संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। चलो दोस्तों रेल और धुआं की हम बात कर रहे थे। दोस्तों रेल और धुआं में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं रेल और हवा में आनुपातिक संबंध के आधार पर। आनुपातिक संबंध दोस्तों हम समझने वाले। आनुपातिक संबंध का मतलब है अनुपात, और अनुपात का मतलब भी होता है गुणा भाग, यानी कौन किसका कितना गुना है उसी को हम अनुपात में व्यवस्थित करते हैं। जैसे 2/5 कर दिया तो उसको 2:5 भी हम लिख सकते हैं, यानी कि 2 और 5, एक 2 है तो दूसरा 5, 1:3 1/3 लिख सकते हैं, यानी कि 1:3, एक है तो वो दूसरा उसका 3 गुना है। दोस्तों बात करते हैं आनुपातिक संबंध के आधार पर। तो रेल की गति और हवा की गति में जो आनुपातिक संबंध होगा उसके आधार पर धुआं में परिवर्तन होगा, यानी धुआं का झुकाव होगा। जिस दिशा में जाना चाहिए उस दिशा में धुआं नहीं जाएगा। तो सबसे पहले इसकी हम बात करते हैं। यदि रेल और हवा की गति में 1:1 का संबंध है, यानी दोनों बराबर है, तो दोस्तों धुआं 45 डिग्री मुड़ेगा। किसकी ओर मुड़ेगा? हवा की ओर। दोस्तों एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं, और इस एक ही उदाहरण के जरिए हम तीनों आनुपातिक संबंध पढ़ने वाले हैं। एक ही उदाहरण के जरिए तीनों आनुपातिक संबंध। ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स पे यहां से एक व्यक्ति धक्का लगाता है, वेग लगाता है। वेग लगाता है तो बॉक्स कहां जाएगा? जिस दिशा में ये व्यक्ति धक्का लगाना चाहता है उस दिशा में जाएगा। दोस्तों यदि इसी के साथ एक व्यक्ति यहां से इसे धक्का लगाता है, यदि ये व्यक्ति अकेला होता तो ये अपनी दिशा में इस बॉक्स को अपने आप ले जाता। यदि ये व्यक्ति अकेला होता तो ये भी इस बॉक्स को अपने आप अपनी दिशा में ले जाता। लेकिन दोनों एक साथ यदि धक्का लगाते हैं तो दोस्तों ना तो ये अपनी दिशा में ले जा पाएगा, क्योंकि ये ले जाने की कोशिश करेगा, यहां से भी वेग लगेगा, और ये ले जाने की कोशिश करेगा, ऊपर से भी वेग लगेगा। तो दोस्तों ये दोनों के बीच की दिशा में ये चला जाएगा। किस दिशा में? बीच की दिशा में। तो ना तो ये अपने साथ ले जा पाया, ना ये अपने साथ ले जा पाया, और दोनों के बीच की दिशा में चला गया। और कितने डिग्री मुड़ गया? इस व्यक्ति की दृष्टि से देखे तो 45 डिग्री मुड़ गया, इस व्यक्ति की ओर मुड़ गया। और यदि इस व्यक्ति की दृष्टि से देखा जाए तो भी ये 45 डिग्री मुड़ गया, क्योंकि ये यहां ले जाना चाहता था, ये इस व्यक्ति की ओर मुड़ गया। तो दोस्तों सीधी सी बात है, यदि दोनों का वेग बराबर है,
जिस प्रकार रेल और गति की हवा भी यदि दोनों की बराबर है तो धुआं में 45 डिग्री का परिवर्तन होगा। अब बात करते हैं एक अनुपात 2 या 2 से अधिक। यहां यदि अब दो व्यक्ति आ जाएं तो क्या ये 45 डिग्री मुड़ेगा? ये 45 डिग्री नहीं मुड़ेगा, ये पूरा इन दो व्यक्तियों के साथ चला जाएगा। यानी जहां जिसके साथ में दो हैं वो अपनी ओर इस धुआं को अपने आप ले जाएंगे। और ये 2 और 1 वाला जो फॉर्मूला है ना दोस्तों, ये इतना कारगर साबित है कि रेल और धुआं के क्वेश्चन हम चुटकियों में करने वाले हैं। रेल और धुआं के क्वेश्चन हम चुटकियों में करने वाले हैं। बस हमें ये पता होना चाहिए कि धुआं किस दिशा में जा रहा है, हवा किस दिशा में चल रही है, उसके बाद हम आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। दोस्तों 90 डिग्री आप लोग कहेंगे सर दो व्यक्ति धक्का लगा रहे, 90 डिग्री कहां मुड़ा? दोस्तों ये व्यक्ति कहां ले जाना चाहता था? इसको अपनी दिशा में यहां ले जाना चाहता था, लेकिन क्या वहां गया? नहीं। तो इस व्यक्ति की दृष्टि से ये पूरा का पूरा 90 डिग्री मुड़ गया। लेकिन यदि यहाँ एक व्यक्ति ही होता, यहाँ दो व्यक्ति होते, तो जहां दो व्यक्ति है वो अपनी दिशा में ले जाते। तो इस व्यक्ति के सापेक्ष यानी इसकी दृष्टि से ये यहां जाना चाहिए था, लेकिन चला गया यहां। तो कितने डिग्री मुड़कर चला गया? ये 90 डिग्री मुड़कर चला गया। उम्मीद है दोस्तों ये बात आपको समझ में आई होगी। अब यहां दिखाया गया है कि 2 या 2 से अधिक गति रेल की हो। जैसे हम बात करें कि रेल की गति 80 किलोमीटर प्रति रफ्तार है, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रेल चल रही है और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पर हावर की स्पीड से एयर चल रही है, हवा चल रही है। तो दोस्तों धुआं में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यदि हवा नहीं चल रही हो, अब सिंपली हम कुछ बातें और करने वाले हैं दोस्तों। यदि हवा नहीं चल रही हो तो ट्रेन का धुआं जिस दिशा में जाना चाहिए यानी ट्रेन के पीछे की ओर, तो दोस्तों वो पीछे की ओर ही जाएगा। ट्रेन का धुआं पीछे की ओर जाना चाहिए तो वो पीछे की ओर ही जाएगा। अब यदि ट्रेन की गति 2 गुनी हो गई, हवा की गति 1 रह गई यानी इसकी आधी रह गई, तो हवा की गति का कोई प्रभाव नहीं होगा। प्रभाव किसका होगा? रेल की गति का। और रेल का धुआं हमेशा कहां जाता है? पीछे की ओर जाता है जब हवा नहीं चलती। तो यदि ये हवा आधी रह गई तो ये भी ना चलने के समान है। क्यों? क्योंकि इसके वेग से ये 2 गुने वेग से रेल चल रही है, तो वो धुआं है उसको जब भी धक्का लगेगा वो रेल की गति का ज्यादा धक्का लगेगा। तो रेल जहां भेजना चाहता है यानी रेलगाड़ी उस धुआं को जहां भेजना चाहती है यानी पीछे की ओर, तो वो पीछे की ओर जाएगा। और हवा नहीं चलती तो भी पीछे की ओर जाता, इसलिए धुआं में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों ये बात समझ में आ गई तो कुछ चीजें मैं और बोल रहा हूं, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और उन चीजों को, सब चीजों को नोट कीजिए। और वो नोट करने लायक चीजें आपको बहुत ही ज्यादा आवश्यक है और उन चीजों को नोट करना है। दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। 3 प्रकार की स्थितियां हमारे सामने होगी। कौन कौन सी स्थितियां? यदि रेल चल रही हो और हवा भी चल रही हो, एक स्थिति हमने देखी। यदि रेल गाड़ी खड़ी हो और हवा चल रही हो, दूसरी स्थिति हो गई। तीसरी स्थिति क्या है? यदि रेलगाड़ी चल रही हो लेकिन हवा नहीं चल रही हो। ये 3 प्रकार की स्थितियां हैं, जिनमें से एक प्रकार की स्थिति हमने देख ली कि जब रेल और हवा दोनों ही चल रही हो। दूसरी स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं, जब रेलगाड़ी खड़ी हो। जब रेलगाड़ी खड़ी हो और हवा चल रही हो तो धुआं कहां जाएगा? तो धुआं हवा की दिशा में ही जाएगा। यदि रेलगाड़ी खड़ी है और हवा चल रही है तो दोस्तों जो रेलगाड़ी का जो धुआं है वो हवा की दिशा में जाएगा। एक कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन ये है कि जब रेलगाड़ी चल रही हो लेकिन हवा नहीं चल रही हो तो दोस्तों रेलगाड़ी का धुआं हमेशा रेलगाड़ी के पीछे की ओर जाएगा। रेलगाड़ी का धुआं हमेशा रेलगाड़ी के पीछे की ओर जाएगा। उम्मीद है ये दोनों नोट आपने बना लिए। आगे बात करते हैं 3 प्रकार की स्थितियों की हमने बात करी। रेल और हवा दोनों गतिशील हो यानी चल रही हो, पहली स्थिति। दूसरी स्थिति रेल खड़ी हो लेकिन हवा चल रही हो तो धुआं हवा की दिशा में जाएगा। तीसरी स्थिति यदि रेल चल रही हो, हवा नहीं चल रही हो तो धुआं कहां जाएगा? रेल के पीछे की ओर यानी जिस दिशा में रेलगाड़ी चल रही है उसके विपरीत वो धुआं चला जाएगा। दोस्तों एक चौथी स्थिति क्या है? जब रेल और हवा दोनों ही नहीं चल रही हो तो धुआं दोस्तों सीधी सी बात है हमेशा कहां जाएगा? ऊपर की ओर जाएगा।
अब इसमें कुछ क्वेश्चन और जो आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे हम बात करें, सबसे पहले दिमाग में जो क्वेश्चन उठता है वो है कि सर यदि रेलगाड़ी खड़ी है तो किसे पता कि वो बंद है या चालू है। तो दोस्तों जब भी रेलगाड़ी की बात होगी चालू इंजन की बात होगी, जो रेलगाड़ी चालू है उसी की बात करी जाएगी। यदि बंद रेलगाड़ी की बात करेगा तो वो स्पेशली वहां पे बंद आपको लिख के देगा, अन्यथा बंद रेलगाड़ी कोई बात नहीं होगी। तो धुआं हमेशा कहाँ जाएगा? ऊपर। जब रेल खड़ी है, हवा भी नहीं चल रही, तो धुआं हमेशा ऊपर की ओर, क्योंकि उस पे जिस स्थान से, जिस साइलेंसर से धुआं निकलता है उस पे ना तो हवा का वेग है और ना ही रेलगाड़ी का कोई दाब लग रहा है, इसलिए वो धुआं स्वतंत्र रूप से ऊपर की ओर चला जाएगा। तीसरी सबसे बड़ी चीज दोस्तों, जब रेलगाड़ी के विपरीत हवा चल रही हो, जब रेलगाड़ी के विपरीत हवा चल रही हो तो धुआं हमेशा पीछे की ओर जाएगा, चाहे हवा की गति 0 हो, यानी चाहे हवा बिल्कुल नहीं चल रही हो, चाहे हवा की गति रेल के बराबर हो, चाहे हवा की गति रेल की आधी हो, चाहे हवा की गति रेल की 2 गुनी हो, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो हमेशा हवा की दिशा में अर्थात रेल के विपरीत ही बहेगा। चलो दोस्तों, ये तो बात हुई रेल और धुआं संबंधित कुछ बेसिक चीजें। अब हम क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं हम, और उस क्वेश्चन के साथ साथ हम समझने वाले हैं कि किस प्रकार से हमें क्वेश्चन सोल्व करना है। एक क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको बताता हूं, दूसरा क्वेश्चन भी हम करेंगे, लेकिन उसको कुछ अलग तरीके से और अलग चीजों को लेकर हम दूसरा क्वेश्चन करने वाले हैं। चलो दोस्तों, हम बात करते हैं क्वेश्चन की कि किस प्रकार से हमारा क्वेश्चन रहने वाला है। चलो दोस्तों, क्वेश्चन तैयार है और क्वेश्चन हमारा है, एक ट्रेन पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है, उसी समय समान गति से दक्षिण से उत्तर की ओर हवाएं चल रही है, तो बताइए धुआं किस दिशा में जाएगा। तो दोस्तों सिंपली हम बात करते हैं, एक ट्रेन पूर्व से पश्चिम की ओर जाए। जब ट्रेन पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है और यदि हवा नहीं चलती, अभी हम बात कर रहे हैं ट्रेन पूर्व से पश्चिम जा रही है, हवा नहीं चलती, तो दोस्तों जाहिर सी बात है धुआं पूर्व में जा रहा होता। ट्रेन के सामने की ओर तो धुआं नहीं आएगा, पीछे की ओर जाएगा। आप कहेंगे जी सर बिल्कुल। उसी समय यदि दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली, जिनकी गति समान है, यदि हवाएं चल रही होती तो धुआं किस दिशा में जाता, ये क्वेश्चन हमसे पूछना चाहता है। तो दोस्तों एक बात बताओ, हवा नहीं चल रही होती तो धुआं पीछे की ओर जाता, ट्रेन नहीं चल रही होती तो धुआं उत्तर की ओर चला जाता, लेकिन हवा भी चल रही है, ट्रेन भी चल रही है, तो ट्रेन तो इस धुआं को अपने साथ ले जाना चाहती है, जबकि हवा इस धुआं को अपने साथ ले जाना चाहती है। और आनुपातिक संबंध है दोनों का, एक और एक, यानी दोनों के पास एक एक आदमी बराबर वेग वाले हैं, जो बराबर वेग इस पर लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोनों की गति क्या है दोस्तों? समान है, समान गति से। तो क्या धुआं रेल के साथ जाएगा? नहीं। क्या हवा की दिशा में जाएगा? नहीं। दोस्तों धुआं में कितना परिवर्तन? 45 डिग्री। अब आपको पता है दोस्तों, हवा के सामने तो नहीं जाएगा ही, कि यहां से हवा चल रही है और धुआं इसके सामने आ जाए, ऐसा कभी होगा? ऐसा कभी भी नहीं होगा। कोई पेड़ है, यहां से हवा चल रही है, तो दोस्तों पेड़ का पत्ता टूट के इधर आएगा, जब ना कि इधर हवा के सामने आएगा। तो उसी प्रकार धुआं हल्का होता है, हल्का है तो वो हवा के साथ बह सकता है, लेकिन हवा के सामने की ओर नहीं बह सकता। तो दोस्तों हमें पता है, ना तो धुआं इस दिशा में आ सकता, क्यों? क्योंकि ट्रेन के सामने नहीं जाएगा। ना धुआं इस दिशा में आ सकता, क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि इस दिशा में हवा नहीं आने देगी, क्योंकि हवा भी चल रही है। तो दोस्तों धुआं कहाँ मुड़ेगा? 45 डिग्री यहां मुड़ेगा, और आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सिंपल तरीके से कैसे कर सकते हैं उसकी ओर ध्यान देंगे दोस्तों। ये तो बेसिक बात है, ट्रेडिशनल है, सब लोग इस बात को जानते हैं, अच्छे से समझते हैं, लेकिन हमें करना क्या है दोस्तों? आपको सिंपल सा एक काम बता देता हूं। रेल और धुआं का कोई भी क्वेश्चन हो, चुटकियों में हम रेल और धुआं संबंधित क्वेश्चन कर जाएंगे। तो दोस्तों बात करते हैं कि किस प्रकार हमें करना है। सबसे पहले जो क्वेश्चन बोलता जा रहा है, पहले पूरे क्वेश्चन को पढ़िए और उसके बाद में आगे की ओर चलिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों कभी कभार ऐसा होता है, जैसा कि 2017 में वन विभाग के एग्जाम में ऐसा हुआ, जहां दे दिया गया कि एक विद्युत ट्रेन पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है और उसी समय उत्तर से दक्षिण की ओर हवाएं बह रही है, तो धुआं किस दिशा में जाएगा? उत्तर पूर्व में बहुत लोगों ने धुआं निकाला, लेकिन वो रेलगाड़ी का धुआं नहीं था दोस्तों, वो धुआं था अपने आप का,
वो अपने आप का यानी कि खुद का धुआं निकाल रहे थे दोस्तों। और ऐसा क्यों था दोस्तों? क्योंकि वो ट्रेन विद्युत थी। विद्युत यानी बिजली से चलने वाली ट्रेन थी जिसका कभी धुआं नहीं निकलता। तो वो चीज हमेशा ध्यान में रखने के लिए पहले क्वेश्चन पूरा पढ़े, उसके बाद करना क्या है। यदि विद्युत ट्रेन नहीं है तो क्या करना है? ट्रेन पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है, तो दोस्तों एक सिंपल सी बात, ट्रेन कहां जा रही है वो देखने के बाद हमें ये तो पता चल जाएगा कि धुआं कहां जा रहा है। तो आप लोग कहेंगे सर यदि ट्रेन पूर्व से पश्चिम जा रही है तो धुआं हमेशा उसके पीछे की ओर यानी कि पूर्व की ओर वापस चला जाएगा। ठीक है जी, धुआं पूर्व की ओर चला जाएगा। हवा नहीं चल रही होती तो हमारा आंसर पूर्व रह जाता, लेकिन हवा भी चल रही है। हवा दक्षिण से उत्तर की ओर चल रही है। चलो इसको हम मान लेते हैं धुआं। धुआं का मतलब वैसे एयर होता है, सॉरी स्मोक होता है, एस लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम डी लिख लेते हैं। धुआं को डी लिख लेते हैं, सिंपल सी बात। उच्चारित भाषा में लिख लेते हैं, अनुवादित भाषा में नहीं लिखेंगे। उच्चारित और अनुवादित भाषा क्या होती है मैं समझा दूं दोस्तों। हम बोलते थे ए फॉर एप्पल, बोलते थे एप्पल, और एप्पल मानी सेब, यही बोला करते थे। तो दोस्तों एप्पल को एप्पल ऐसे बोल दिया हमने, तो ये उच्चारित भाषा है। तो धुआं को डी लिख दो और हवा को एच लिख दो। धुआं को डी लिख दो और हवा को एच लिख दो। अब सिंपल सी बात दोस्तों, ये तीर के निशान आपको जरूर लगाने हैं कि दक्षिण से उत्तर की ओर हवा जा रही है और पूर्व की ओर धुआं जा रहा है। डी के पास कितने व्यक्ति हैं? एक, और एच के पास भी एक। क्यों? 1:1 का संबंध है, बराबर है। तो दोस्तों आपको पता है कि दोनों तीर के निशान जो आपने बनाए हैं उसमें 45 डिग्री मुड़ेगा, क्योंकि 1:1 संबंध है। ये आपका हो जाएगा D2। क्या हो जाएगा? D2, यानी धुआं की नई स्थिति। जब हवा चली तो उसके बाद धुआं की क्या स्थिति रही वो आपके सामने हो जाएगी। सिंपल सा तरीका है, जिस दिशा में धुआं पहले जा रहा है जाने दो उसे। जब हवा नहीं चल रही, हवा किस दिशा में चल रही है, हवा को भी ले जाओ उस दिशा में। उसके साथ कितने व्यक्ति हैं, मतलब हवा और धुआं में क्या आनुपातिक संबंध है वो आपको देखना। रेल की गति और हवा की गति में आपको पता है रेल की गति और हवा की गति बराबर है, तो एक एक आदमी के पास है, एक एक है, तो दोनों तीर के निशान के बीच में चला जाएगा। अब दोस्तों इसी के साथ हम और जो क्वेश्चंस हैं हमारे कि जब गति 2 गुनी हो जाए तो क्या करना है। यदि उसी समय हमने यहां क्वेश्चन को चेंज किया और हमने कर दिया 2 गुनी गति से दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली हवाएं चल रही है, तो दोस्तों यहां क्या हो जाएगा? एच की जगह 2 हो जाएगा। और जब ये 2 हो गया दोस्तों तो आपको पता है कि यहां धुआं कभी भी नहीं जाएगा। तो धुआं कहां जाएगा? जिसके पास में 2 है व्यक्ति वो अपनी ओर इस धुआं को ले जाएंगे, तो धुआं की स्थिति क्या हो जाएगी? उत्तर हो जाएगी। और यदि यही बात होती जब रेल की गति ज्यादा होती, डी के पास 2 व्यक्ति होते और एच के पास 1 होता, तो धुआं दोस्तों इसी दिशा में चला जाता। यही आपके लिए क्या हो जाता? D2 हो जाता। उम्मीद है दोस्तों ये बात आपको समझ में आई होगी। लेकिन जो हम बात कर रहे थे कि कुछ चीजें बड़ी कंफ्यूज करने वाली होती है, उन कंफ्यूज वाली चीजों पे हम चर्चा करेंगे दोस्तों। और चर्चा करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि वो चीजें हमेशा परेशान करती है। चलो इसी क्वेश्चन में हम बात करते हैं कि चलो 2 गुनी गति भी हवा की है, या हवा की गति हम समान रख देते हैं। समान गति से हवा, वापस उस क्वेश्चन को वहीं लेके चल रहे हैं। समान गति से हवा चल रही है, लेकिन दक्षिण से उत्तर की ओर जो हवाएं दे दी गई उसकी जगह आपको कह दिया जाए, बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन हमने हटा दिया है, उसकी जगह आपको कह दिया जाए कि शीत लहर चल रही है। शीत लहर। अब दोस्तों यदि रेल और धुआं संबंधित क्वेश्चन सोल्व करने आते हैं, सब लोगों को पता है किस प्रकार से सोल्व होंगे, लेकिन यदि शीत लहर के बारे में पता नहीं तो दोस्तों हम उस क्वेश्चन को आगे सोल्व नहीं कर सकते। तो दोस्तों कुछ हवाओं के नाम होते हैं, उपनाम होते हैं, जिनके बारे में हम देखने वाले हैं कि यदि ऐसा नाम कहीं आए तो हमें यह पता रहे कि किस दिशा से किस दिशा की ओर हवाएं
चल रही है। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं हवा के उपनाम की। किसकी बात करने वाले हैं? हवाओं के उपनाम की हम बात करने वाले हैं दोस्तों। कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं शीतलहर की। दोस्तों हम सभी को पता होगा, आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा, भौगोलिक स्थिति में पढ़ा होगा कि जब सर्दियां होती है और उत्तर दिशा से जब हवाएं चलना प्रारंभ करती है तो दोस्तों सर्दी और बढ़ा देती है, यानी तापमान में गिरावट होती है, सर्दी और ज्यादा बढ़ती है। तो सबसे ज्यादा सर्दी कब पड़ती है? जब शीतलहर चलती है। इसीलिए शीत यानी क्या होता है? ठंडा। शीत यानी क्या होता है? ठंडा। और जब ठंडी हवाएं चलती है वो कब चलती है? सर्दियों में। और सबसे ज्यादा ठंडी कब होती है? वो जब वो उत्तर से दक्षिण की ओर चलती है। तो शीतलहर का मतलब क्या है दोस्तों? उत्तर से दक्षिण, पहला उपनाम। दूसरा उपनाम देखिए दोस्तों, सब लोगों ने आपने सुना होगा, पूर्वइया। और पूर्वइयों का मतलब है दोस्तों पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम। दोस्तों पूर्वइया का मतलब क्या है? पूर्व से पश्चिम। दो दिशाओं के नाम हमने देखे कि शीतलहर का मतलब क्या है? उत्तर से दक्षिण। पूर्वइया का मतलब क्या है? पूर्व से पश्चिम। दोस्तों एक उपनाम और होता है जिसे हम बोलते हैं विक्षोभिक। कौन सी हवाएं? विक्षोभिक। विक्षोभिक का एक ब्रीफ में इंट्रोडक्शन देता हूं दोस्तों। विक्षोभिक का मतलब पहले हम यहां लिख देते हैं। विक्षोभिक का मतलब होता है दोस्तों पश्चिम से पूर्व। और इस दिशा के बारे में यदि दोस्तों जानना है तो आप लोगों को सर्दियों में होने वाली बारिश यानी मावठ के बारे में पता होना अति आवश्यक है। मावठ के बारे में आप लोगों को पता होना अति आवश्यक है दोस्तों। मावठ कब होती है? सर्दियों में होने वाली बरसात को राजस्थान में मावठ कहते हैं, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मावठ क्यों होती है? जब पश्चिमी जो महासागर है यानी राजस्थान के भारत के पश्चिम में जो महासागर है उन महासागरों में जब विक्षोभ उठता है। विक्षोभ का मतलब क्या होता है? विक्षोभ का मतलब चक्रवात। और चक्रवात का मतलब क्या होता है? बवंडर। और फिर भी यदि कुछ राजस्थान के व्यक्ति हैं जो नहीं समझ में आए, ये तो सब लोग जानते होंगे, बगुड़ा जिसे आप बोल देते हैं, बवंडर बोल देते हैं, चक्रवात बोल देते हैं। जब महासागरों में यानी पानी में चक्रवात उठता है और पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली यानी कि राजस्थान की ओर बहने वाली जो हवाएं होती है, भारत की ओर बहने वाली जो हवाएं होती है वो नमी ग्रहण करते हुए आती है और सर्दियों में भी बारिश होती है, जिसे क्या कहते हैं? मावठ कहते हैं। तो दोस्तों विक्षोभिक हवाओं का मतलब सीधा सीधा क्या हो गया? पश्चिम से पूर्व की ओर। तो बात करते हैं शीतलहर जो हमने लिखी है कि एक ट्रेन पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है। तो शीतलहर का मतलब क्या हो गया? उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर। तो दोस्तों करना क्या है? एक ट्रेन चल रही है पूर्व से पश्चिम। पूर्व से पश्चिम क्या चल रही है दोस्तों? ट्रेन चल रही है। तो एक बात बताओ, धुआं कहां जाएगा? आप लोग कहेंगे सर सीधी सी बात है, धुआं तो पूर्व में जाएगा। हवाएं कौन सी चल रही है? शीतलहर। शीतलहर का मतलब है उत्तर से दक्षिण। इसका मतलब यहां हवा चलेगी और धुआं उस दिशा में जाना चाहता है। धुआं इस दिशा में जाना चाहता है जब हवा नहीं चले। हवा इस दिशा में लेकर जाना चाहती है जब ट्रेन खड़ी हो यानी ट्रेन नहीं चल रही हो। लेकिन दोस्तों गति क्या है? दोनों की बराबर है, यानी कि डी के पास भी एक व्यक्ति है, एच के पास भी एक व्यक्ति है। तो दोस्तों दोनों तीर के निशान जो आपने बनाए हैं, दोनों तीर के निशान कौन से? एक जहां धुआं जा रहा था पहले जब हवा नहीं चल रही थी, एक जहां हवा चल रही है, वो दोनों तीर के निशान। आपको पता है 1:1 का संबंध हो गया हवा और धुआं में। तो दोस्तों 45 डिग्री दोनों की स्थिति से मुड़ जाएगा और 45 डिग्री मुड़ेगा तो दोनों के बीच में जाएगा। ये आपका हो गया D2 यानी धुआं की नई स्थिति आपके सामने आ गई। और ये दिशा कौन सी होती है दोस्तों? दक्षिण पूर्व। उम्मीद है
आप लोगों को समझ में आया होगा, ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ये सेशन अच्छा लगा हो तो दोस्तों बहुत जल्द अगले लेक्चर में हम नया टॉपिक लेकर उसी तड़कते भड़कते अंदाज में आपके सामने प्रस्तुत होने वाले हैं। वीडियो एंड करने से पहले एक बार फिर से मेरा निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, सब दोस्तों के साथ में अधिक से अधिक जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म आपके पास में है, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, सब पे इस वीडियो को शेयर करें। ये मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, एक छोटी सी अपेक्षा आप लोगों से है। और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज के लिए इतना ही काफी, बाकी बात करेंगे अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल।